साथ इस समय मेहमान खास जुड़ गए हैं, तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रशांत उमराव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीति पर अपनी पकड़ रखते हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में जरूर जानने की कोशिश करेंगे। निरंजन जी से बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। निरंजन जी के पास आ रहा हूं जरा। निरंजन जी समझाइए जरा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के अंदर जो बोला उसमें आपको कितनी सत्ता नजर आ रही है? कितना आपको लग रहा है कि हाँ सटीक बात उन्होंने बोली है? पश्चिम बंगाल में जाहिर तौर पर चुनाव दर चुनाव हमें हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के भीतर भी 2017 के बाद से कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, बेहतर हुई है? देखिए अब्दुल जी, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो अगर मैं शुरुआत ये करूंगा कि जिस तरीके से वहां पे कम्युनिस्ट शासन था, यानी कम्युनिस्ट वर्षों तक वहां पे कम्युनिस्ट शासन रहा, और उस शासन काल के अंदर जिस शासन काल की और उनकी जो नीतियों की और उस शासन काल की जो दुर्दांतता थी, उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने लड़ के अपनी राजनीति शुरू की। और आप ये मान के चलिए, जिस चीज के लिए वो लड़ती थी और वो कहती थी कि माँ मानुष और माँ करती, कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, आज के लगभग 13 साल पहले जब इनको सत्ता मिली पश्चिम बंगाल की, तो इसको कहते हैं चुनावी रक्त रंजित जो राजनीति है, उसके अंदर कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। और जो शासन की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो कम्युनिस्ट शासन जो चलता था, कम्युनिस्ट पार्टियों का जो शासन काल था, लगभग आज उसका आप ये मान के चलिए कॉपी पेस्ट अगर आप वहां देखेंगे तो वो का वही सिस्टम है, क्योंकि शासन प्रशासन वहां पे पड़ू है और पार्टी ऑफिस वहां पे प्रमुख है। आप ये मान के चलिए कि कोई, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे रक्त रंजित या ये कहें कि चुनाव के अंदर जो बमबाजी होती है, चुनाव के अंदर जिस तरीके से तमाम हिंसा होती है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में, ये किसी से छुपी नहीं है। जितनी रिपोर्टिंग होती है अब्दुल जी, मेरे हिसाब से वो रिपोर्टिंग भी पर्याप्त नहीं होती, जबकि वहां पे धरातल के ऊपर वस्तुस्थिति इससे और भिन्न होती है। और दूसरी तरफ हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप ये मान के चलिए कि 2017 से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक संगठित अपराध, देखिए अपराध को मैं दो भागों में बांटता हूँ। ठीक है। एक अपराध होता है वो होता है आवेशिक अपराध, यानी कि आप और मैं बैठे हुए हैं, हमारे बीच में कोई चीज को बहस लेकर के बहस हुई, एक व्यक्ति ने दूसरे के साथ मारपीट कर दिया, यूं कहें कि एक अपराध घटित हो गया, तो ये मेरा उससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, आपका उससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये तत्काल आवेश में आकर के एक अपराध घटित हो गया, या यूं कहें कि किसी घर में किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ दुराचार कर दिया, वो उससे पहले उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। तो एक तो ये अपराध होता है, एक होता है संगठित अपराध। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक माफिया राज हुआ करता था, और आप विशेषकर पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बताऊं, एक एक क्षेत्र और एक एक जिला बटा हुआ था कि यहाँ इनका शासन चलता है, वहां उसका शासन चलता है, वहां के समझ लो कि डॉन ये है, वहां के। तो आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो माफिया गिरी है, जो संगठित अपराध था, उसके ऊपर आप ये मान के चलिए बहुत बड़ा काम हुआ है उसके ऊपर। और इसी का परिणाम है कि आज अगर मैं बात करूं 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो मेरा ये मानना है कि मैं लगभग 1.5 महीने उत्तर प्रदेश के गांवों के अंदर, उत्तर प्रदेश के फील्ड के अंदर मैं घुमा था, और आप ये मान के चलिए एक एक व्यक्ति से मेरी जब चर्चा हुई वहां पे, तो वहां पे एक ही मुद्दा सबसे बड़ी बात थी, और वो था कानून व्यवस्था का। ठीक है, अब हमारे यहाँ कानून व्यवस्था में बहुत सुधार। ठीक है, पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। निरंजन जी पॉइंट आ गया। निरंजन पोद्दार जी, जो जिस भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के जरिए किया गया, वो भाषा आपको लग रही है सही भाषा का इस्तेमाल था? क्योंकि उल्टा लटका दिया जाएगा, वो एक धमकी भरा स्वर आपको नजर आया, या फिर वो ये कहना नजर आ रहे थे कि नहीं सख्त रवैया अख्तियार किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई भी इस तरह की कोई भी दंगाई आता है, कोई भी इस कार्रवाई में संलिप्त नजर आता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या आप मानते हैं इस भाषा को लेकर? देखिए अब्दुल जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इंटरव्यू में थे, और उस इंटरव्यू में मैं भी था, मतलब उस कार्यक्रम में मैं भी था, तो वहां पे उनसे इसी चीज के बारे में पूछा गया था। तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही थी कि जिसको जो भाषा समझ में आए कि हम उसको वही भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है ये उनके अपनी थ्योरी हो,
कि भाई जो इस तरीके के जो समाज कंटक लोग या जो समाज के अंदर अशांति फैलाने वाले लोग हैं, उनको ये भाषा समझ में आती हो, हर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति याद आती है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ बात कहाँ, हम इस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए मैं सभी को सुन रहा हूँ, आप जानी दीजिए 2017 से पहले की स्टोरी, आप जानी दीजिए पुरानी बात। मैं तो वर्तमान की बात बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए अब्दुल जी, कि 2022 के अंदर आपने देखा होगा जब विधानसभा चुनाव हुए, उस समय कुछ ऐसा लगने लगा, एक वातावरण समझ रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं बदल दी है, अखिलेश जी की सरकार आ रही है। तो आपने देखा था कि अब्बास अंसारी का एक वीडियो वायरल हुआ था, सार्वजनिक मंच के ऊपर उसने कहा था कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर ली है, यानी अखिलेश जी से बात कर ली है, किसी भी अधिकारी का कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, पहले उसका हर एक अधिकारी का एक हिसाब होगा, उसके बाद में हम देखेंगे उसका क्या करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी आपने देखा होगा जिनके ऊपर 75 मुकदमे हैं, जिनके ऊपर 60 हत्याओं के आरोप है, ऐसे लोगों की अगर मैयत पे जाकर के वहां पे उनको जननायक बताते हैं, तो आप ये सोचिए कि जब इनकी सरकारें थी और जब ये लोग जीता थे और जब इनके साम्राज्य चलते थे, तो आप सोचो कैसा माहौल रहा होगा। चलिए ठीक है, अशोक तिवारी के पास जाते हैं, जवाब ले लेते हैं। इनको कोई डिटेन करने की कोशिश करता, आप ये बताइए कि जब इनके सामने सरकारें, आप ये समझ लीजिए 60 साल होती हो, जिनके सामने मुख्यमंत्री जब वहां जाकर के चरण वंदना करते हैं। ठीक है निरंजन जी, ठीक है निरंजन जी बोलिए। हाँ, संजय जी के पास जाऊंगा। मेरी केवल एक ही अपेक्षा है, एक ही सवाल का मुझे जवाब चाहिए कि अखिलेश मुख्तार जी के यहाँ तो मौत के ऊपर चले गए उस सांत्वना देने के लिए, लेकिन जिन लोगों की मुख्तार अंसारी के द्वारा या उसके गिरदों के द्वारा हत्याएं की गई, उनके कितने लोगों के घर गए और उनके परिजनों को सांत्वना दी, जरा 2-4 नाम मैं सुनना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है। ठीक है, जवाब दे दीजिए तिवारी साहब। माननीय अध्यक्ष जी एक न्याय सभी किस्म के व्यक्ति हैं, एक जो है अच्छे प्रशासक है, अच्छे शासक है, एक शालीन व्यक्तित्व के व्यक्ति है, उनकी सद्भावना सभी के साथ रहती है, हमेशा रहती है। किसी को अगर कोई दुख पहुंचा तो उसके दुख में भी शामिल कीजिए। हाँ संजय जी, देखिए ऐसा है, लोकसभा का और विधानसभा का कोई भी सदस्य जब दिवंगत होता है तो उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। ये बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अखिलेश यादव जी जो विधानसभा के जितने सदस्य दिवंगत हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, मुख्तार अंसारी के अलावा किसके घर गए हैं? श्रद्धांजलि तो सभी को दी जाती है, लेकिन अखिलेश यादव जी पर्सनली किसके घर सांत्वना देने गए? केवल मुख्तार अंसारी के घर सांत्वना देने? उससे क्या फर्क पड़ता है ना निरंजन जी? कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है अब्दुल जी कि आज भी ये इसको जस्टिफाई क्यों करते हैं, जब इनको ये चीज प्रमाणित है कि ये 30 किलोमीटर दूर थाने से 1.5 नहीं निरंजन जी वो तो अफजाल अंसारी से मिलने गए थे, वो उम्मीदवार थे, उनसे मुलाकात करने गए और सांत्वना देने गए थे, वो सांत्वना देने गए थे। अगर कोई मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जो साजा शेख की बात कर रहे थे कि बंगाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार करा, चलिए ठीक है, तो आप ये मान के चलिए उसका 48 दिनों तक उसको वहां से 30 किलोमीटर दूर, चलिए ठीक है तो आपने चलिए ठीक है निरंजन जी, ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत उमराव जी, अशोक तिवारी जी, संजय चक्रवर्ती जी और निरंजन पोटद्वार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में।